हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल न्यू विजन स्टडी हब। हम लोग इग्नू MPSC 03 MA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें जो इग्नू का सिलेबस दिया हुआ है उसमें कुल 15 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। हमारी जो स्टडी का क्रम होगा, एक सीक्वेंस होगा जिस क्रम में हम लोग स्टडी करेंगे, वह इंट्रोडक्शन, मीनिंग, हिस्टोरिकल पीरियड, कोर आइडिया या ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी, कंपैरिजन, अन्य वेस्टर्न है तो ईस्टर्न से कंपैरिजन, रेलेवेंस और क्रिटिक, आलोचना। इस क्रम में इसकी स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से तात्पर्य का आशय उन दार्शनिक विचारों, सिद्धांतों और अवधारणाओं से है जो पश्चिमी चिंतकों ने राज्य, सत्ता, न्याय और स्वतंत्रता के स्वरूप पर दिए, यूनान से लेकर आधुनिक युग तक। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रिफर्स टू द philosophical reflections, theories and ideas developed by Western thinkers from ancient Greece to the modern period about the nature of politics, state, power, justice, equality and liberty. पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन उन दार्शनिक विचारों, सिद्धांतों और अवधारणाओं से है आशय, उससे आशय है जो पश्चिमी चिंतकों ने राज्य, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता के स्वरूप पर व्यक्त किए। यूनान से, प्राचीन ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस से शुरू होता है, आज तक आधुनिक युग तक पश्चिमी चिंतकों ने जो व्यक्त किया। इसका मीनिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। तो पॉलिटिकल थॉट की मीनिंग क्या होती है? राजनीतिक चिंतन का अर्थ क्या है? यह किस चीज को व्यक्त करता है? राजनीतिक चिंतन का आशय उन व्यवस्थित राजनीतिक विचारों, संस्थाओं और मूल्यों से है जो मानव शासन का मार्गदर्शन करते हैं। पॉलिटिकल थॉट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन on political ideas, institutions and values that guide human governance. दूसरे शब्दों में, अन्य शब्दों में कहा जाए तो राजनीतिक चिंतन राजनीतिक जीवन के मूल्यों, आदर्शों और संस्थाओं का बौद्धिक विश्लेषण है। यह बताता है कि राज्य और सत्ता का नैतिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का अर्थ हुआ, तो व्हाट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट? पश्चिमी राजनीतिक चिंतन क्या है? वही जो पश्चिमी राजनीतिक विचारकों ने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन राज्य, न्याय, नागरिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जैसे विचारों की ऐतिहासिक यात्रा है जो प्राचीन यूनान से आधुनिक काल तक फैली हुई है। सब लोग इंट्रोडक्शन में इसी चीज के बारे में जिक्र किए थे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ आइडियाज लाइक स्टेट, जस्टिस, सिटीजनशिप, इक्वलिटी एंड राइट्स व्हिच डेट्स बैक टू एंशिएंट ग्रीस टू एक्सटेंड्स इनटू मॉडर्न टाइम्स। इसमें यह हुआ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें इसको वेस्टर्न क्यों कहा गया? पश्चिमी शब्द का तात्पर्य क्या है? पश्चिमी शब्द का तात्पर्य है यूनान और रोम से लेकर के होकर के यूरोप में जो विकसित हुई राजनीतिक परंपरा, उसी को वेस्टर्न
पश्चिमी शब्द का वेस्टर्न रेफर्स टू द ट्रेडिशन ओरिजिनेटिंग इन एंशिएंट ग्रीस एंड रोम लेटर डेवलप्ड इन यूरोप। पश्चिमी का संबंध यूनान और रोम से प्रारंभ होकर यूरोप में विकसित राजनीतिक परंपरा से है। वाई वेस्टर्न? इसे वेस्टर्न इसलिए कहा गया क्योंकि इसका आरंभ यूनान और रोम में हुआ और इसका विकास यूरोप में हुआ, यानी पूरा सब वेस्टर्न कंट्रीज में इसका विकास हुआ, इसलिए इसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है। इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शुरुआत कहां से होती है? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कहां से होती है? प्राचीन यूनान से, ग्रीस से होती है, प्लेटो अरस्तु से। मध्यकाल में जो ईसाई युग, मध्यकालीन ईसाई युग, सेंट थॉमस, ऑगस्टीन, एक्विनास, इन लोगों पे जो आता है। पुनर्जागरण, मानवतावाद जो शुरुआत है, मैकियावली, आधुनिक उदारवाद, हाउस लॉ रूसो, समकालीन विचारकों में मार्क्स, रॉल्स, जो फेमिनिज्म, यह सब तक विकसित हुआ। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शुरुआत यूनान से लेकर के आज तक यह रहा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग बिगिंस विथ एंशिएंट ग्रीस, प्लेटो, अरिस्टोटल, कंटिन्यूज थ्रू मिडाइवल क्रिश्चियनिटी, सेंट ऑगस्टीन, सेंट थॉमस तो लगभग यह ईसा के समय के थे, 200-300 साल। सेंट ऑगस्टीन, एक्विनास, रेनेशा, ह्यूमनिज्म जिसमें मैकियावली विशेष रूप से कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न लिबरलिज्म में हॉब्स, लॉक, रूसो का योगदान, आज के कंटेम्प्रोरी रिचेज, कंटेम्प्रोरी थिंकर्स, मार्क्स, रॉल्स तक यह सब आता है। आज के दौर में जो थ्योरीज का विकास हुआ है, फेमिनिज्म, ग्लोबलिज्म, इस सब चीजों तक इसका पहुंच है। तो यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है, जिसे सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो सिग्निफिकेंस से क्या चीज, क्या महत्व का मतलब, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सिग्निफिकेंस, यहां पर महत्व का आशय है राजनीतिक जीवन को समझने और संगठित करने में इसकी बौद्धिक, नैतिक और व्यावहारिक भूमिका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की क्या रही है। सिग्निफिकेंस मीन्स its intellectual, moral and practical contribution to understanding and organizing political life। political thought, western political thought की जो कह रहा है सिग्निफिकेंस इस संदर्भ में है। तो इसकी जो कोर आइडिया क्या है या सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य या मुख्य विश्वास इसका क्या है, क्या चाहता है करना। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स, प्रमुख उद्देश्य, टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, राजनीतिक विचारों के विकास को समझना, टू गाइड पॉलिटिकल प्रैक्टिस थ्रू मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क के माध्यम से राजनीतिक आचरण को दिशा देना, टू प्रोवाइड नॉर्मेटिव फाउंडेशन फॉर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता के मानक मूल्यों की नींव रखना, नॉर्मेटिव फाउंडेशंस, प्रोवाइड नॉर्मेटिव फाउंडेशंस, जो आदर्शवादी ढांचा है, मानव मूल्य है, उनके नींव, मानक मूल्य की यह आधारशिला रखते हैं। टू एनालाइज पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, सत्ता, पावर, शक्ति, अथॉरिटी, अधिकार, यहां पर शब्द टेक्निकल टर्म है, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, पावर शक्ति है, अथॉरिटी प्राधिकार और लेजिटिमेसी वैधता का विश्लेषण करना। यह सब तीनों टर्मों में अंतर है। पावर क्या है? डोमिनेशन है, किसी की इच्छा के विरुद्ध काम करा लेना, वह डोमिनेशन है, पावर कहलाएगा। लेकिन अथॉरिटी क्या होती है? किसी से बिना किसी प्रतिरोध के काम करा लेना, उसे कहेंगे अथॉरिटी। यानी जब पावर को लेजिटिमेसी प्राप्त हो जाती है तो वह अथॉरिटी बन जाती है।
अथॉरिटी और पावर में कोर्सन है, दबाव, किसी की इच्छा के विरुद्ध काम कराया जा रहा है। और अथॉरिटी क्या है? जिससे काम कराया जा रहा है वह बिना किसी प्रतिवाद, बिना किसी विरोध के वह काम कर दे रहा है, यह मान करके, यह सोच करके कि हमें इसके आदेश निर्देश का पालन करना चाहिए। अब वह इसी चीज को करना चाहिए, दूसरे की बात को मानना चाहिए। यह जो भावना आई है इसको कहा जाता है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी किसी पावर को या किसी संगठन को जो मिलती है उसके पीछे के जो आधार हैं, हो सकता है परंपरा से हम किसी की बात को मानते आए हैं, हो सकता है विशेष रूप से उसके करिश्मेटिक नेचर के कारण मानते आए हैं, या हो सकता है कि वह तीसरी चीज जो आती है वह होता है लेजिटिमेसी प्राप्त करने का लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल। जो आदेश दे रहा है वो लीगल पद पर है, लीगली उसे यह आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए उसका पालन करते हैं। तो लेजिटिमेसी कैसे प्राप्त होती है इस पर निर्भर करता है कि यह तीनों चीजों में अंतर है। तो इन सब चीजों का विश्लेषण करना, विशेष करके इसमें मैक्स वेबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का जो पावर ही होता है वो लेजिटिमेसी, उसके पास अथॉरिटी होती है, पावर नहीं, अथॉरिटी। पावर तो वह है कि जो दूसरे बिना प्रतिवाद, विरोध के बावजूद काम करा लेना, यानी कोर्सन, दबाव, इच्छा के विरुद्ध काम कराना पावर है, और बिना किसी प्रतिवाद के काम करा लेना वह अथॉरिटी बन जाएगी। और किस कारण से, जो यही चीज है बिना आदेश का पालन, माने पावर और अथॉरिटी में चीज क्या है, पावर ही अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है जब पावर को लेजिटिमेसी मिल जाती है। शासन के प्रति तार्किक दृष्टिकोण विकसित करना, टू डेवलप ए रेशनल अप्रोच टूवर्ड्स गवर्नेंस, यह इनके सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? प्रमुख योगदान उसको देखें। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अवधारणात्मक, क्योंकि उस समय सब चीज का विकास हो रहा था, अवधारणात्मक स्पष्टता, रेशनल फाउंडेशन, तार्किक आधार, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज पर योगदान, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर योगदान, रेशनल फाउंडेशन पर योगदान, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, इस पर इनके विचार जो योगदान दिए, वैज्ञानिक व धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साइंटिफिक एंड सेकुलर आउटलुक पर इनके कंट्रीब्यूशन। यह विभिन्न वर्गों में ये जो पार्ट बांटे गए, इन संदर्भों में इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, हम लोग एक एक को देखते हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अवधारणात्मक स्पष्टता के क्रम में इनका, क्योंकि पश्चिमी विचारकों ने ही राज्य, प्रभुसत्ता, न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट किया, उनको परिभाषित किया। वेस्टर्न थिंकर्स ने, वेस्टर्न थिंकर्स इंट्रोड्यूस प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टेट क्या है, सॉवरेंटी क्या है, संप्रभुता या प्रभुसत्ता, सॉवरेंटी, संप्रभुता, जस्टिस, न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, ये जो शब्द हैं इन सब को उन लोगों ने डिफाइन किया है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट है तार्किक आधार, रेशनल फाउंडेशन। इस पर उन्होंने मिथक, दैवी व्याख्या, इन सब के स्थान पर, मिथ्स वगैरह के स्थान पर तर्क और इंपिरिकल ऑब्जर्वेशन पर अनुभवजन्य अवलोकन को स्थापित किया। यानी यह लोग मिथ्स एंड डिवाइन एक्सप्लेनेशंस जो थे, ईश्वरीय मिथकों पर जो चल रहा था, समाज चल रहा था, उसको जो शासन संचालित हो रहा था, उसके स्थान पर इन्होंने हर चीज के पीछे रीजन, तर्क और इंपिरिकल स्टडी, ऑब्जर्वेशंस, स्टडीज किए कि जो अनुभव जो दिखाई विभिन्न स्थानों पर जो हो रहा है, गुजर रहे हैं भिन्न भिन्न राज्यों में, तुलना वगैरह करके वह सब का अवलोकन, उस चीज की परंपरा को स्थापित किया। शुरुआती दौर है सब, इसलिए इन्होंने बेस बिल्डिंग, नींव रखा। व्यक्ति और समाज के बारे में इनका चिंतन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में अलग अलग रोग रहे, लेकिन सबने व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों को केंद्र में रखा। पश्चिमी विचारकों ने व्यक्ति की जो डिग्निटी है और उसके राइट्स को, व्यक्ति के राइट्स को महत्व दिया। नैतिकता और राजनीति पर इनका विचार, उसमें इनका योगदान।
उन्होंने सत्ता और शासन के नैतिक आधार की परीक्षण किया, पड़ताल किया। इट एग्जामिन्ड द मोरल बेसिस ऑफ पावर एंड गवर्नेंस। साइंटिफिक एंड सेकुलर आउटलुक, वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। यह विशेष करके पुनर्जागरण के बाद यह राजनीतिक चिंतन जो है अधिक धर्मनिरपेक्ष हुआ, मानव केंद्रित हुआ, ह्यूमन सेंटर्ड। एंड उस शुरुआत जो थी उस समय तो धर्म वगैरह का महत्व दिया जा रहा था, देखे ही हैं क्रमिक विकास में। बाद में आकर के धर्मनिरपेक्षता पर अधिक बल दिया गया, स्पेशली सिंस रेनेसां। अब जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस रहे हैं, विकास की अवस्थाएं रही हैं, इस हम लोग देखते चल रहे हैं कि माने जो वेस्टर्न पाश्चात्य चिंतन जो है यह निरंतर विकास हुआ है। पश्चिमी चिंतन का निरंतर विकास हुआ है, आदर्शवाद से यथार्थवाद, धर्म से मानववाद और नैतिकता से वैज्ञानिक दृष्टि तक। यह एक क्रमिक चिंतन की पाश्चात्य चिंतन निरंतरित, इसका निरंतरता रही है विकास में। एंशियंट पीरियड में अगर देखा जाए तो प्रमुख स्कॉलर रहे हैं प्लेटो, अरस्तु। इनकी कोर आइडियाज रही हैं आइडियल स्टेट, वर्च्यू, सिटीजनशिप, एक आदर्श राज्य, सद्गुण, नागरिकता, इस पर विचार इनके कोर। मिडाइवल में ऑगस्टीन, एक्विनास, इनका फेथ पर, डिवाइन ऑर्डर, मॉरल लॉ, इस पर विचार। रेनेसां के दौर में मैकियावली विशेष रूप से आते हैं, वहां पर पावर, रियलिज्म, सेकुलर पॉलिटिक्स, इन सब पर विचार प्रस्तुत करते हैं। मॉडर्न में हाब्स लॉक रूसो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, स्टेट क्या है, क्या पावर है, लोग क्यों बात मानते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। कंटेम्प्रोरी दौर में इसमें मार्क्स हैं, रॉल्स, फेमिनिस्ट जो हैं, ये सब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबरेशन, लिबरलिज्म, इस सब पर बल देते हैं, इनकी कोर आइडिया। तो क्रमिक जो आदर्शवाद से यथार्थवाद, धर्म से मानववाद और नैतिकता से वैज्ञानिक दृष्टि तक यह पाश्चात्य चिंतन निरंतर विकसित हुआ है। जो इसका सिग्निफिकेंस, राजनीतिक सिद्धांत को समझने में इसका क्या महत्व है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का राजनीतिक पॉलिटिकल थॉट को समझने में, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को समझने में इसका क्या योगदान है। स्वाभाविक सी है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की इसने बेस रखा, नींव रखा, फाउंडेशन प्रदान किया। उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद, लोकतंत्र, ये प्रमुख अवधारणाओं की जो विचारों की जड़ें हैं आज, वे वेस्टर्न परंपरा में हैं। लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, इन सब के लिए वैचारिक आधार प्रदान करता है यह। तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने में इस प्रकार से भूमिका अदा करता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की यह नींव है। द मेजर आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म एंड डेमोक्रेसी ऑल ट्रेस देयर रूट्स टू वेस्टर्न फिलॉसफी। पाश्चात्य दर्शन में, पाश्चात्य परंपराओं में इनकी जड़ें हैं। प्रोवाइड्स कंसेप्चुअल बेस फॉर डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता के लिए वैचारिक आधार प्रदान करता है। आधुनिक राज्य के निर्माण में इसकी भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है? रोल इन बिल्डिंग मॉडर्न स्टेट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का आधुनिक राज्य के निर्माण में भूमिका। जैसे सॉवरेंटी की बात बोदे ने दिया, सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात लगते हैं, हाब्स लॉक रूसो में आता है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यह मॉन्टेस्क्यू देते हैं।
डेमोक्रेसी पर बहुत ज्यादा जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है जेएस मिल ने किया है। इन जैसी अवधारणाएं आधुनिक संवैधानिक राज्य का निर्माण, इन्हीं अवधारणाओं ने आधुनिक संवैधानिक राज्य का निर्माण किया है। और यह सब है कौन? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। कॉन्सेप्ट्स लाइक सॉवरेंटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेमोक्रेसी शेप द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। इन्होंने जो मेथोडोलॉजी अपनाई, अध्ययन की पद्धति विकसित की पश्चिमी स्कॉलरों ने, वे उन विधियों का, उन मेथोडोलॉजी का महत्व सभी के लिए है, सभी पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी इंट्रोड्यूस सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जैसे डायलेक्टिक्स प्लेटो का है, हेगल का है, बाद में इसी चीज को मार्क्स प्रस्तुत करते हैं मटेरियलिज्म करके, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। अनुभववाद जो इंपिरिसिज्म है, इसको लॉक ने बहुत ज्यादा यूज किया है। तो इन जो पाश्चात्य विधियां हैं चिंतन की, पाश्चात्य वेस्टर्न जो चिंतन की विधियां हैं, वह आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी उसका उपयोग करें। आलोचना के क्रम में केवल यह कि यूरोसिज्म है इसके लिए कि यह यूरोप को ही अध्ययन का आधार बनाकर सबके लिए सिद्धांत बनाया, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं रहा। इसलिए कहा गया कि उसकी और तुलनात्मक स्टडी, जब तक इसका आधार तुलनात्मक नहीं हो जाता, इंट्रा ही नहीं इंटर, इंट्रा मतलब देश के अंदर तुलना, विभिन्न संस्थाओं से तुलना करना, और इंटर माने एक देश से दूसरे देश की संस्था की तुलना करना, वो इंटर हो गया। मोरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज, मोरल एंड एजुकेशनल वैल्यूज, इस पर इनका योगदान। नैतिक और शैक्षिक मूल्य, नागरिकों को कर्तव्यों, न्याय और तर्कसंगत सहभागिता के प्रति शिक्षित करता है। यह वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट नागरिकों को कर्तव्यों, न्याय और तर्कसंगत सहभागिता के लिए, सहभागिता के प्रति शिक्षित करता है, कि आप एजुकेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें, उनके दायित्व है न्याय के लिए, तार्किक पार्टिसिपेशन, यानी जहां पर वे निर्णय लें नीतियों वगैरह में, उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। सब इसी चीज के भागीदार बनिए। यूनिवर्सल रेलिवेंस, सार्वभौमिक प्रासंगिकता, माने आज के दौर में भी इसकी प्रासंगिकता है, भले ही इसकी उत्पत्ति शुरुआत जो है पश्चिम में हुई है, उत्पत्ति पश्चिम में हुई है, लेकिन आज भी ये विचार जैसे लोकतंत्र, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, आज भी यह ग्लोबल है, यानी सार्वभौमिक है, पूरी तरीके से इनकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल अपील है, सर्व स्वीकार्य है। इसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं, किन किन चीजों पर ज्यादा, क्या अध्ययन में किन चीजों पर फोकस किया है। रेशनल इंक्वायरी, सेकुलर एथिक्स, सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक इवोल्यूशन, तर्कसंगत जांच, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, व्यवस्थित विश्लेषण और गतिशील विकास, यह विशेषताएं हैं। यानी तर्कसंगत, इनका अध्ययन में तर्कसंगत, रेशनल और फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है, सेकुलर ओरिएंटेशन में है, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद पर बल दे रहे हैं, क्रिटिकल इंक्वायरी, हर चीज का जो विश्लेषणात्मक, जो विश्लेषण कर रहे हैं, आलोचनात्मक जांच कर रहे हैं, माने उसके तर्क के साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज पे उस तरीके से उसको परख रहे हैं। यह इनके अध्ययन का वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थॉट है, उसमें, उसके अध्ययन में यह उसकी विशेषता है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों का महत्व और उसी प्रश्नों को उठा करके प्रस्तुत करके उसके उन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया, व्याख्या किया, जो आज भी आधार बना हुआ है। जैसे व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है, व्हाट इज गुड लाइफ, अच्छा जीवन क्या है, व्हाट इज आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य क्या है, यानी अच्छे जीवन के लिए सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी है, इसी पर चर्चा शुरू करते हैं और उसको खोजने का प्रयास करते हैं, बताते हैं कि कौन सी
शासन प्रणाली अच्छी, समय के साथ जो जिस परिवेश में रहा, पला बढ़ा, पैदा हुआ, किस दौरान उस पर उसका प्रभाव रहा, उसी आधार पर उसने व्यक्त करने का कोशिश किया। लेकिन उद्देश्य क्या था? अच्छा जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज। इसी को आधार बना के पूरा अध्ययन हुआ है और उन सब चीजों को परिभाषित, टर्म्स को परिभाषित किए हैं। तो इसकी सीमाएं क्या हैं? आलोचनाएं, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म। यह एक तरीके से यूरोसेंट्रिक है और मेल डोमिनेटेड है, माने यूरोप केंद्रित और पुरुष प्रधान दृष्टिकोण है। महिलाएं वगैरह बाद में उनको शामिल किया गया, बहुत समय बाद, 20वीं सदी में जाकर के महिलाओं वगैरह के बारे में कुछ चिंतन होता है। नेग्लेक्ट्स नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस, इन्होंने अब वेस्टर्न में, इसीलिए इन्हें यूरो केंद्रित कहते हैं, यूरोसेंट्रिक, कि जो अन्य परंपराओं में जो गैर पाश्चात्य परंपराएं थीं उनका अध्ययन नहीं किया, उनकी उपेक्षा की। इसमें इंडियन, चाइनीज, इस्लामिक, यहाँ की भी कुछ परंपराएं जो शासन पद्धतियां हैं वो ठीक रही हैं, उनको उन्होंने शामिल नहीं किया है। तो अपने आप यह पूरी तरीके से एक साइंस बनने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि साइंस का मतलब है, अगर उसे साइंस बनाते हैं तो हर स्थान पर वह उसकी उपयोगिता उतनी होनी चाहिए, रिजल्ट वही देना चाहिए जो यूरोप में है, वही रिजल्ट अन्य ईस्टर्न ब्लॉक में भी वही होना चाहिए। लेकिन वहां पर वह उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। यह सब पता कब चला? यह सबका ज्यादा असर हुआ जब पश्चिम से विशेष करके यूएन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स चलाए गए। उसके रिजल्ट्स क्योंकि जब चलाए जा रहे थे तो उसको देख रेख करने के लिए, उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी उन सब चीजों को देखने के लिए पश्चिमी विचारकों को ही दिया गया, क्योंकि वही सब देख रहे थे, वही अपने को श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन जब ईस्टर्न में आए, ईस्टर्न ब्लॉक में जब उनका यूज किया, यानी पूर्वी देशों में, तो वहां पर वह रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इसका मतलब सिद्धांत के रूप में उसमें कमियां थी, तभी वह रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो अंत में इस चीज पे आता है कि भाई एक विज्ञान के रूप में, एक थ्योरी के रूप में डेवलप होने में समस्या है, क्योंकि वह पश्चिमी देशों के लिए सही हो सकता है, पूर्वी देशों के लिए वह उतना नहीं है। इसलिए पूर्वी देशों को ठीक पर देखते हुए अपनी वैल्यूज के आधार पर सिद्धांतों का विकास करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है स्वतंत्रता की जो पश्चिमी अवधारणाएं हैं वो पूर्वी देश स्वीकार करें। देख रहे हैं लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं, जाओगे तो कुछ दिन बाद वहां यही सवाल हो जाएगा, चलो मैं अपना जेंडर चेंज करवा लेता हूं। समटाइम्स टू ऑब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक, कभी कभी अत्यधिक सैद्धांतिक और आदर्शवादी साबित हो जाता है। आदर्शवादी होगा तो व्यवहारिक होने में कमी आ जाएगी। आज के दौर में, कंटेम्पोररी टाइम्स में भी इसकी प्रासंगिकता क्या है, रेलिवेंस क्या है? आज भी शक्ति, न्याय, समानता, शासन का विश्लेषण करने के लिए यह वैचारिक ढांचा प्रदान करता है, उसका आधार प्रदान करता है। वैश्विक राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे उदार लोकतंत्र, मानवाधिकार, इन सबको समझने में मदद करता है। वैश्वीकरण के युग में पाश्चात्य चिंतन अभी भी लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, शासन, इन सब पर चर्चा का मार्गदर्शन करता है या इसको एक विमर्श देता है, डिस्कशन का आधार प्रदान करता है। इन सब चीजों पर जिसको आधार बना के आज भी चर्चा उन्हीं बिंदुओं पर होती है। कहां तक दिया जाए तो वेस्टर्न को ही आधार बनाया जाता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो थिंकर्स ने जो प्रस्तुत किया है उसी को बनाया जाता है। स्वतंत्रता कहां तक, समानता कहां तक, लोकतंत्र क्या है, अंत में आज भी इसी चीज पर चलता है। तो यह इनका बहुत बड़ा, आज भी इनकी प्रासंगिकता है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन। अब इनका वेस्टर्न का ईस्टर्न से कंपैरिजन विद ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ईस्टर्न में चाइना भी है, तो विशेष करके ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी विशेष करके इंडियन पॉलिटिकल थॉट से इनकी तुलना। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रेशनल, सेकुलर और इंडिविजुअलिस्टिक है, तार्किक, धर्मनिरपेक्ष और व्यक्तिवादी है, जबकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट यह स्पिरिचुअल, इथिकल और कलेक्टिव है। व्यक्तिवादी समूह पर, परिवार नामक संस्था यहां पर बहुत मजबूत है।
पहले वेस्टर्न में भी हुआ करते थे बहुत पहले। जो मेन ईसा से पहले जो विभिन्न देश थे विश्व में, कुल 24 धर्म थे, लेकिन ईसाई धर्म के आने से और उसके बाद इस्लाम के आने से जो सभ्यताएं थी, सभ्यताएं नष्ट हो गई, क्योंकि हमारा श्रेष्ठ है, इस आधार पर इन लोगों ने अन्य सभ्यताओं का अंत कर दिया। हम श्रेष्ठ हैं, अन्य का नष्ट कर देने से वहां पर उसकी जड़ें मजबूत थी, वो समाप्त हो गई। भारत एक ऐसा देश रहा जहां आज भी वह पुरातन धर्म बचा हुआ है। चाइना में साम्यवाद के आने के कारण उसका समापन हो ही गया। अब बहरहाल वहां पर पुनः उस चीज को अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, जान रहे हैं कि फिर अगर जड़ों पर नहीं जाएंगे, यानी अपने मूल तत्व को नहीं प्राप्त करेंगे, तो विशेष करके भारत से प्रभावित हुए, तो उस पर जाकर के वहां पर भी इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि कम्युनिज्म है, पूरी तरीके से उतना बढ़ावा नहीं हो सकता, उतना नहीं दिया जा सकता, बड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जो अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं वहां पर मजबूती है। लेकिन पश्चिमी विचार अगर देखा जाए, दूसरे शब्दों में देखा जाए, पश्चिमी विचार तर्कसंगत, व्यक्ति केंद्रित और एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक है, जबकि पूर्वी विचार आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल एंड कलेक्टिव है। कंक्लूजन, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन केवल विचारों का ही इतिहास नहीं है, बल्कि एक जीवंत बौद्धिक परंपरा है जो आज भी राजनीतिक विश्लेषण और सुधार को प्रेरित करती है। Western political thought is not just a record of ideas, but a living intellectual tradition that continues to inspire political analysis and reform. केवल विचारों का इतिहास नहीं है, बल्कि वह लिविंग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, एक जीवंत बौद्धिक परंपरा है जो आज भी राजनीतिक विश्लेषण और सुधार को प्रेरित करती है। आज भी, उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। जो हम लोगों ने पढ़ा उसको रिकैप करें, शॉर्ट रिवीजन। ग्रीक दर्शन से उत्पन्न होता है, मध्ययुगीन, आधुनिक, समकालीन चरणों के माध्यम से विकसित होता है कंटेम्पोररी फेजेज में। तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष, मानव केंद्रित परंपरा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष करके स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार पर। प्रोवाइड्स फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न आइडियोलॉजीज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, आधुनिक विचारधाराओं एवं संविधानों की नींव रखा। यूरो केंद्रीयता के लिए इसकी आलोचना की गई, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर बौद्धिक रूप से आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। क्रिटिसाइज फॉर यूरो सेंट्रलिज्म बट रिमेन्स इंटेलेक्चुअली रेलिवेंट ग्लोबली, आज भी यह प्रासंगिक बनी हुई है। इसमें हमारा यह पहला टॉपिक बहुत वास्ट है, सारे चीज हैं, उसके कुछ पार्ट्स को लेकर के जो सेंट्रल थीम, सारे पार्ट्स को समअप किया गया है, इसमें शामिल करके, समाहित करके क्या ओरिएंटेशन है। अन्य जब स्कॉलर्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यहां समाप्त होता है। गाइस, यदि हमारा यह प्रयास आप लोगों को सार्थक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या आप चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, क्या इसमें सुधार करें, आप लोगों के लिए कैसे और रेलिवेंस बने वीडियो, उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दें। सही, जो भी अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है वो आप दीजिए और हम उसको पढ़ते हैं, उसको जवाब देंगे, और उसी हिसाब से हम अगला जो वीडियो आएगा वह प्लेटो पर होगा। प्लेटो और अरस्तु, इनको कवर करते हैं, नेक्स्ट डे आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।